Today we'll be covering third module of forestry. So let's get started with the third module. देखते हैं आज का टॉपिक. देखिए आज का टॉपिक है एग्रोफॉरेस्ट्री. नाउ व्हाट इज एग्रोफॉरेस्ट्री? देखिए नाम से ही हम इसको जानेंगे कि एग्रो एक वर्ड है और फॉरेस्ट्री एक अनदर वर्ड है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है एग्रोफॉरेस्ट्री. नाउ व्हाट इट इज? देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप विथ ट्री स्पीसीज ऑन द सेम लैंड यूनिट. ऑन द सेम लैंड यूनिट इट इज कॉल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस. ठीक है, अब देखिए जो ये एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस है ये फार्मर की ओन लैंड में भी की जा सकती है, ओन फील्ड में भी की जा सकती है और फॉरेस्ट एरिया में भी की जा सकती है. ठीक है, अब देखिए कैसे इसे फार्मर्स की ओन लैंड में या फॉरेस्ट में से किया जाता है. अब देखिए फार्मर का अगर ओन फील्ड है, उसमें कोई एग्रीकल्चर क्रॉप जो है रेस की जा रही है, तो उसके जो बर्न्स एरिया होते हैं या जो पार्टीशन वाले एरियाज होते हैं या जो बाउंड्रीज वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे जो है ट्री स्पीसीज को ग्रो किया जा सकता है. ठीक है, और इसके अपने एडवांटेज है कि जो ट्री स्पीसीज है वो फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए और मेन्योर के लिए, ठीक है, फेंसिंग का भी जो है वो काम ट्री स्पीसीज करती है. तो इस तरह से जो है ओन फील्ड में भी एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस को जो है किया जा सकता है. अब देखिए फॉरेस्ट एरिया में कैसे किया जाएगा. देखिए फॉरेस्ट जो होता है जहाँ पे ट्री ऑलरेडी जो है ग्रोन रहते हैं, रेज्ड रहते हैं, वहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस होता है, ठीक है, वहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस होता है उस स्पेस को यूटिलाइज किया जाता है. उस स्पेस में जो है एग्रीकल्चर क्रॉप, जो भी सुटेबल एग्रीकल्चर क्रॉप है उसे वहाँ पे ग्रो किया जा सकता है. तो इस तरह से जो है एग्रोफॉरेस्ट्री जो प्रैक्टिस है वो ओन फार्मर की फील्ड में एज वेल एज फॉरेस्ट एरिया दोनों ही प्लेसेस में अकॉर्डिंग टू climate, according to the condition of the soil, according to the suitability of the crops जो है इस एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस को वहाँ पे किया जा सकता है. ठीक है, तो ये है एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस. देखिए ये इमेज जो है ये एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की इमेज है. देखिए यहाँ पे ट्री जो है, ट्री ग्रो किए गए हैं और जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे जो है अनदर जो क्रॉप है वो ग्रो की गई है. चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स की. देखिए पहला बेनिफिट है एनवायरमेंटल बेनिफिट. देखिए एनवायरमेंटल बेनिफिट में बात करते हैं कि ट्री स्पीसीज से जो है जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, माइक्रो क्लाइमेट इम्प्रूव होता है ट्री स्पीसीज के ग्रो करने से. और एग्रीकल्चर और ट्री स्पीसीज अगर साथ में ग्रो की जा रही हैं, अगर नियर द फार्म ये चीज़ जो है एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की जा रही है, तो ये जो है लोकल प्रेसिपिटेशन को जो है इंक्रीज करता है. आपको जो लास्ट मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्री स्पीसीज होती हैं लोकल प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती हैं और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है सॉइल में वो इंक्रीज हो जाती है. मेन्योर सिक्योरिटी, मेन्योर जो है लिटर जो है ट्री स्पीसीज से जो है लिटर जो है मिलता प्रोवाइड होता है फार्मर के लिए, जो कि फील्ड में एज अ मेन्योर, एज अ मल्चिंग एजेंट जो है यूज किया जाता है लिटर. और जो है फॉरेस्ट में जो प्रेशर होता है, फॉरेस्ट में जो प्रेशर होता है वो जो है रिड्यूस हो जाता है. और सरफेस रन ऑफ भी जो है डिक्रीज हो जाता है. और सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्व रहती है, सॉइल प्रोटेक्टेड रहती है अगर ट्री स्पीसीज जो है फील्ड में ग्रो की जा रही हैं. सॉइल का जो क्वालिटी है वो जो है इम्प्रूव होता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के. तो दीज आर दी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री. नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट की. देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट में जो फूड, फॉडर, फ्यूल की सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीज़ें जो है इंश्योर होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में. ट्री स्पीसीज ग्रो करने पर जो है फ्यूल, फॉडर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं फार्मर के लिए फील्ड में ही अवेलेबल हो जाती हैं. या अगर वो प्रैक्टिस जो है फॉरेस्ट में है तो वहाँ से भी जो है वो फ्यूल, फॉडर और जो सारी जो टिम्बर जो नीड होती है फार्मर की, वो सारी जो नीड है अपनी वहाँ से जो है पूरी कर सकता है. ठीक है, और फार्म इनकम जो है वो इम्प्रूव हो जाती है कि अगर फार्मर जो है एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा है तो एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ वो जो है टिम्बर भी जो है वहाँ से ऑब्टेन कर सकता है. और ट्री स्पीसीज जो अगर अच्छी क्वालिटी का टिम्बर है तो उसे मार्केट में जो है सेल कर सकता है. ठीक है, और अपने ओन कंजप्शन के लिए भी जो है वो यूज कर सकता है. तो इनकम भी वहाँ से फार्मर की जो है जनरेट होती है. और जो क्रॉप फेलियर का जो रिस्क होता है कि क्रॉप फेलियर का जो रिस्क होता है वो जो है थोड़ा प्रिवेंट हो जाता है. ठीक है, मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक सिंगल क्रॉप ग्रो होती है, अगर वो फेल हो गई तो वो पूरा फील्ड जो है, फील्ड में जो क्रॉप ग्रो हो रही है वो फार्मर की जो है खराब हो जाती है. तो यहाँ पे जो क्रॉप फेलियर है वो रिस्क जो है यहाँ पे उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो तो क्या है कम हो जाती है. तो ये सारे जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट है फार्मर के एग्रीकल्चर एग्रोफॉरेस्ट्री से.
ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की जो प्रैक्टिस सेम लैंड में की जाती हैं उनसे, तो ये है इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सोशल बेनिफिट की। ठीक है, देखिए सोशल बेनिफिट में सबसे पहले आता है कि जो रूरल लिविंग होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, रूरल लिविंग जो होती है पीपल्स की वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन इम्प्रूव होता है। न्यूट्रिशन कैसे इम्प्रूव होता है कि जो फूड सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वो जो है यूनिफॉर्म अमाउंट में जो है अवेलेबल होती है। अगर फील्ड में जो है फ्रूट क्रॉप्स भी लगाई गई हैं, फॉडर क्रॉप्स भी लगाई गई हैं और जो है टिम्बर क्रॉप्स भी लगाई गई हैं, तो देखिए वहां से जो है फॉडर जो है फार्मर को मिल रहा है, फ्रूट्स जो है वहां से मिल रहे हैं, जो न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन जो है फ्रूट से मिलता है और एग्रीकल्चर क्रॉप भी जो है फील्ड में लगाई गई है। तो इन चीजों से जो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है सोशल बेनिफिट में आता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। फार्मर के लिए जो है एक स्टेबिलिटी जो है वहां पे आती है कि फार्म में जो है उसके डिफरेंट टाइप के जो मल्टीपर्पज जो है ट्री स्पीसीज जो है ग्रो की हो रही हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप भी ग्रो हो रही है, तो वहाँ पे फार्मर के अंदर जो है स्टेबिलिटी और उसकी इनकम में जो है स्टेबिलिटी आती है। तो ये सारे जो है सोशल बेनिफिट्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के। ठीक है, तो ये 3 तरह के बेनिफिट्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स की कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की या क्या क्या डिसएडवांटेज हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है कि इंटरफेरेंस ऑफ इफेक्ट्स। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है या जो कॉन्स्ट्रेंट है वो है इंटरफेरेंस ऑफ इफेक्ट। देखिए जब 2 अलग अलग टाइप की जो क्रॉप है या अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज है, एक ट्री स्पीसीज और एग्रीकल्चर स्पीसीज, ट्री स्पीसीज और एग्रीकल्चर स्पीसीज जो है साथ में एक सेम लैंड में जो है ग्रो की जा रही है, तो उनके बीच जो है इंटरेक्शन से, उनके बीच के जो इंटरेक्शन से जो इफेक्ट्स या जो अफेक्ट्स होता है, ठीक है, जो अफेक्ट्स होती हैं क्रॉप एक दूसरे के इंटरेक्शन से, ठीक है, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सपेक्ट की। तो देखिए इंटरफेरेंस से जो है कंपटीशन होता है मॉइस्चर के लिए, लाइट के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए, तो वो जो है हैम्पर करता है एग्रीकल्चर ग्रोथ को। ठीक है, क्योंकि ट्री जो स्पीसीज होती हैं फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज होती हैं, ठीक है, और डीप रूटेड होती हैं, तो ये जो है मॉइस्चर और न्यूट्रिशन के लिए, लाइट के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है कम्पीट करती हैं एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ। तो ये जो है इंटरफेरेंस इफेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री में। ठीक है, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं वो इससे जो है हैम्पर होती हैं, तो ईल्ड जो है उसमें डिक्रीज हो जाती है, क्वालिटी जो है ईल्ड की वो डिक्रीज हो जाती है एग्रीकल्चर क्रॉप की। नेक्स्ट बात करते हैं एलोपैथी की। देखिए एलोपैथी होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरेक्शन का जो इफेक्ट होता है क्रॉप का एक दूसरे पे थ्रू दी केमिकल इनहिबिटर, तो उसे कहा जाता है एलोपैथी इफेक्ट। देखिए बहुत सारी ट्री स्पीसीज जो होती है उनकी लीफ से या उनकी रूट से जो है इस तरह के केमिकल सीक्रेशन होते हैं कि जो अदर क्रॉप की ग्रोथ पे जो है एक नेगेटिव इफेक्ट जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनकी लीफ से और रूट से जो है कुछ इनहिबिटर केमिकल जो है सीक्रेट होते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्री है उनका जो लिटर है वो जो है जब फॉल होता है प्लेसेस पे जहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप जो है ग्रो की जा रही है, तो वहाँ पे जो है वो केमिकल सीक्रेट करता है, तो जो केमिकल है वो इनहिबिट करता है एग्रीकल्चर क्रॉप की ग्रोथ को, तो उसे कहा जाता है एलिलोपैथी इफेक्ट। ठीक है, एलिलोपैथी बेसिकली जो है केमिकल जो रिलीज होता है उसके लिए जो है ये टर्म दिया गया है एलिलोपैथी इफेक्ट। ठीक है, तो एलिलोपैथी को जो है म्यूलर ने जो है 1969 में जो है इसे डिस्क्राइब किया था कि एलिलोपैथी क्या होता है। तो ये है इसका एलोपैथी, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट जो है एक दूसरे की ग्रोथ पे क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं नेक्स्ट है डैमेज ड्यू टू बर्ड्स। देखिए बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स के लिए जो है शेल्टर होते हैं ट्रीज। ठीक है, ट्रीज में अपना नेस्ट जो है वो क्रिएट करती हैं, अपना जो होम है वो जो है नेस्ट में बनाती हैं, तो बर्ड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर क्रॉप को जो है हैवी डैमेज करती हैं। तो इस तरह से जो है ये नेगेटिव इफेक्ट जो है क्रिएट करता है एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए, तो बर्ड्स भी जो है इस एग्रीकल्चर क्रॉप को हार्म पहुंचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो अल्टरनेट होस्ट होते हैं कुछ इंसेक्ट्स के, अल्टरनेट होस्ट होते हैं कुछ इंसेक्ट्स के। जैसे अगर बात करें ज्वार होपर की, तो ये क्या करता है जब फील्ड से जब एग्रीकल्चर क्रॉप जो है ज्वार को जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद जो है ये नीम के पेड़ पे जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए चले जाता है, वो उसका अल्टरनेट होस्ट है, और आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल जो है वो दोबारा से जो है फील्ड में
आ जाता है। तो ये भी जो है एक नेगेटिव इफेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट करता है। जो अल्टरनेट होस्ट जो ट्री होते हैं कुछ इंसेक्ट्स के, कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स के, तो वो वहाँ पे जो है एक कॉन्स्टेंट है एग्रो फॉरेस्ट्री का। ठीक है, तो ये सारे जो है कॉन्स्टेंट है एग्रो फॉरेस्ट्री के नेगेटिव इफेक्ट हैं जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप पे होते हैं और एक दूसरे के ग्रोथ हैबिटेट से जो है एक दूसरे की जो ग्रोथ होती है वो जैसे किस तरह से जो है हैम्पर होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस से कैसे जो है जो ऑप्शन से जो है नेगेटिव इंटरेक्शन जो होता है उसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ ट्रीज और मैनेजमेंट ऑफ द ट्री। ठीक है, सिल्वीकल्चर का ये मतलब है। सिल्वीकल्चर सिस्टम आपने सुना होगा, तो सिल्वीकल्चर सिस्टम का मतलब होता है रेजिंग ट्री स्पीसीज और मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज, उसे कहा जाता है सिल्वीकल्चर। अब देखिए कैसे करके जो है सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस से जो है ट्री स्पीसीज का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, जो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, उसे जैसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। देखिए फर्स्ट जो प्रैक्टिस होती है कि मैनिपुलेशन ऑफ द डेंसिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ द ट्रीज। देखिए जो स्पेस होता है ट्रीज के बीच का उसे जो है इंक्रीज किया जाता है ताकि जो वो नेगेटिव इफेक्ट है वो जो है एग्रीकल्चर क्रॉप पे ना पड़े। देखिए अगर उनके बीच का स्पेस जो है वो कम होगा तो देखिए ट्री जो स्पीसीज होती है उनकी डेंसिटी जो होती है, उनकी कैनोपी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो अगर वो क्लोज ग्रोइंग है तो वो और ज्यादा जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है क्रिएट करेंगी। तो एक स्पेस, एक सर्टेन स्पेस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ताकि जो एग्रीकल्चर क्रॉप है वो हैम्पर ना हो और स्पेस जो है प्रॉपर फील्ड में मेंटेन रहे। तो इससे भी जो है इसके नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिएंटेशन की। देखिए कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं जो शेड के लिए जो है सेंसिटिव होती हैं, उन्हें बेटर सनलाइट की और लाइट इंटेंसिटी की जो है प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे जो है जो ट्री स्पीसीज होती है उन्हें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है प्लांट किया जाता है ताकि जो शेड है उसका इफेक्ट जो है क्रॉप पे ना पड़े। तो ये देखिए फर्स्ट वे है कि मैनिपुलेशन, डेंसिटी को मैनिपुलेट करके जो है ट्रीज के नेगेटिव इफेक्ट को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये था पहला प्रैक्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ द ट्री क्राउन एंड रूट्स। देखिए जो ट्रीज होती हैं उनके जो क्राउन होते हैं, कैनोपी होती है, बहुत ही वाइड होती है, तो उन्हें जो है प्रून किया जाता है ताकि जो उनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है लाइट के लिए, वाटर के लिए, मॉइस्चर के लिए, वो जो है रिड्यूस हो जाए, वो प्रिवेंट हो जाए, वो एक सर्टेन हाइट तक, एक सर्टेन ग्रोथ को ही जो है डेवलप करें। तो उन्हें जो है टाइमली प्रून किया जाता है, टाइमली उनकी कटिंग की जाती है कि एक सर्टेन हाइट जो है वो एक सर्टेन हाइट तक जो है वो ग्रो करें, जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए भी सुटेबल है। ठीक है, और रूट एरियाज को भी, रूट्स एरिया को जहां से जो है हार्मफुल केमिकल्स जो है सीक्रेट होते हैं, ये डीप रूटेड होते हैं ट्री स्पीसीज, तो जो रूट्स होती हैं उनको भी जो है ड्राई पोर्शन जो उनके होते हैं या इन्फेक्टेड पोर्शन उनके हैं उन्हें जो है टाइमली जो है प्रून किया जाता है ताकि इनके नेगेटिव इफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो ये इसका सेकेंड प्रैक्टिस है जो कि इसके नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चॉइस ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप। अब देखिए चॉइस जो होती है एग्रीकल्चर क्रॉप की कुछ इस तरह से ऑप्ट करनी होती है कि जो उनकी जो क्रॉप जो है शेड में ग्रो कर जाएं या शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट टाइम की हो या जो कम लिमिटेड सोलर एनर्जी में भी जो है ग्रो कर जाएं, तो ऐसी एग्रीकल्चर क्रॉप को चूज करना चाहिए जो कि हार्डी हो, मतलब वेदर कंडीशन के लिए रजिस्टेबल हो या इजीली जो है वेदर कंडीशन को अडॉप्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ वेजिटेबल क्रॉप की, तो देखिए जिंजर या टर्मरिक, पोटैटो, इन सारी क्रॉप्स को जो है ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर क्रॉप में जैसे मेज हो गया, ओट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, ये सारी ग्राउंडनट हो गया, तो इन सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। और तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर क्रॉप की चॉइस होती है वो थोड़ा सिलेक्टिव होनी चाहिए कि सिलेक्टिव क्रॉप्स को जो है ट्री स्पीसीज के साथ ग्रो कराया जाए ताकि जो वो स्पीसीज है वो इजीली जो है उसे हार्म ना पहुंचा सके या नेगेटिव इफेक्ट के लिए बहुत ही सेंसिटिव ना हो। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फॉलो की जाती हैं ट्री स्पीसीज के, या जो ट्री स्पीसीज ग्रो की जाती हैं एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ, उनके नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंटरेक्शंस बिटवीन क्रॉप्स और ट्री स्पीसीज। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Here is the next slide, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। देखिए टर्मिनोलॉजी जो कि ट्री कल्टीवेशन होता है नॉन फॉरेस्ट एरिया में, उसकी बात करते हैं। देखिए फार्म फॉरेस्ट्री,
देखिए फार्म फॉरेस्ट्री में दो वर्ड इन्वॉल्व हैं, एक है फार्म और एक है फॉरेस्ट्री। देखो जो इस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है इसे इसके वर्ड से ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको फार्म का मतलब पता है और फॉरेस्ट्री का मतलब पता है तो आप इजीली जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि फार्म फॉरेस्ट्री होता क्या है। इसकी डीप डेफिनेशन में जानने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी और एग्जाम में जो है यही जो कॉन्सेप्ट होता है, यही आपकी जो एबिलिटी होती है वर्ड से डेफिनेशन को डिराइव करने की, वो जो है एग्जाम में आपके काम आती है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है। देखिए फार्म का मतलब होता है कोई भी एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप या लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री या ऐसे ही छोटे छोटे जो मैनेजमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट या लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है एक पर्टिकुलर लैंड यूनिट के अंदर जो है मैनेज की जा रही हैं, तो उसे कहा जाता है फार्म। अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मे बी वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर क्रॉप जो है रेयर की जा रही हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप रेयर की जा रही हो, तो वो हमको जो है पता नहीं है, वो उसके क्लासिफिकेशन में आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फार्म होते हैं। बट यहाँ पे हमको सिर्फ जानना है कि फार्म क्या होता है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो है प्रैक्टिसेस जो है मैनेज की जाती हैं, तो वो हो गया फार्म। अब देखिए फार्म के साथ फॉरेस्ट्री है, फार्म के साथ फॉरेस्ट्री ऐड है, तो फार्म फॉरेस्ट्री क्या होगा? फार्म फॉरेस्ट्री होगा जब उस पर्टिकुलर एरिया में जो बर्न्स होते हैं या बाउंड्रीज होती हैं वहां पे जो है ट्री स्पीसीज को ग्रो किया जाता है, तो इन दोनों प्रैक्टिसेस को कहा जाता है फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द फार्म फॉरेस्ट्री विद ग्रोइंग द ट्री स्पीसीज along with the tree species, तो वो प्रैक्टिस कहलाती है फार्म फॉरेस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई भी एक एरिया है, कोई भी एक फार्म है जिसके अंदर जो है एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है या फ्रूट क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है। चलिए एक का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि कोई मैंगो का फार्म है, मैंगो उसमें ग्रो होता है, ठीक है। उसके बाहर जो बाउंड्रीज है, उसके बाहर जो बाउंड्री है, एक फार्म की जो बाउंड्री है, वहां पे जो है ट्री स्पीसीज को लगाया गया है। तो जो ट्री स्पीसीज हैं वो ट्री स्पीसीज फेंसिंग का काम करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फार्म को, और जो माइक्रो क्लाइमेट है उसे डेवलप करती हैं। ठीक है, मल्चिंग के लिए जो उनके लिटर होता है वो मल्चिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर इसी तरह से फार्म में जो है लाइफ स्टॉक को मैंगो कल्टीवेशन के साथ साथ, मैंगो ट्री के ग्रो करने के साथ साथ लाइफ स्टॉक को भी रेड किया जा रहा है फार्म के अंदर, तो जो लाइफ स्टॉक के लिए फॉडर होगा वो जो है ट्री स्पीसीज से उसकी जो रिक्वायरमेंट है फॉडर की वो ट्री स्पीसीज से पूरी की जाएगी। तो इस तरह से जो है ये फार्म फॉरेस्ट्री का एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। तो ये होता है फार्म फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की। देखिए ये है एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड करना, मतलब बाउंड्रीज को वाइड करना, किसी भी एरिया को फैलाने को बोलते हैं एक्सटेंशन। अब देखिए एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का क्या मतलब होता है। देखिए एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री वो प्रैक्टिस होती है जब जो फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ पे जो है ट्री ग्रो किए हैं या जहाँ पे वेजिटेशन है अदर देन दी कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया। कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया मतलब कि एक जंगल की बात हो रही है, कि वो फॉरेस्ट जो एरिया है जो उसकी बात नहीं हो रही है। कोई भी एक ऐसा एरिया आप देखते हैं जब भी फील्ड्स के पास जहाँ पे वेजिटेशन है या ट्री जो है ग्रो किए जा रहे हैं, ठीक है, किसी के इंडिविजुअल प्लेस में, तो उसे कहा जाता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। ठीक है, और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे मिक्स्ड फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, शेल्टर बेल्ट हो गया, विंड ब्रेक हो गया, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन हो गया। तो इस तरह से जो है ये एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री होती है। बेसिकली कन्वेंशनल फॉरेस्ट के अलावा जो इस लैंड में जो ट्री स्पीसीज ग्रो की जाती हैं उन्हें कहा जाता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में। सबसे पहले बात करते हैं मिक्स फॉरेस्ट्री की। देखिए मिक्स फॉरेस्ट्री में जो है मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज को जो है ग्रो किया जाता है वेस्टलैंड में जो है, जो वेस्टलैंड है या कोई भी ऐसा एरिया जो कन्वेंशनल फॉरेस्ट के अंदर नहीं आता है, वहां पे मिक्स फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस को कैसे देखिए, फॉडर ट्री, फ्रूट क्रॉप, फ्यूल वुड ट्री जो होते हैं, जो सुटेबल ट्री स्पीसीज होती हैं, मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज होती हैं, उन सारी ट्री स्पीसीज को जो है वेस्टलैंड में ग्रो किया जाता है। या जो जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत लैंड है या विलेज की कॉमन लैंड है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा एरिया जो कि यूज में नहीं है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उस प्लेस को यूटिलाइज करने के लिए, या विलेज के अंदर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्री स्पीसीज को ग्रो किया जा सकता है, मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज को, तो उन एरियाज को जो है यूज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। ठीक है, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री
बेसिकली मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज को उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज जिनसे जो है पूरे किए जा सके, जिनसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके या फॉडर की रिक्वायरमेंट जो है पूरी की जा सके, फ्रूट की रिक्वायरमेंट। तो ये जो होता है मल्टीपर्पज जो है नीड जो है ह्यूमन बीइंग की, वो जो है ये कंप्लीट करते हैं, तो उसे कहा जाता है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेल्टर बेल्ट की। देखिए शेल्टर बेल्ट जो है प्रोटेक्शन लेयर होती है जो कि फील्ड में या जो रोड के नज़दीक जो फील्ड्स होते हैं उनके लिए, उनकी में जो है एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है, उन्हें कहा जाता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट को मेरे प्रीवियस जो लेक्चर था मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल या फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने शेल्टर बेल्ट को जो है फर्स्ट मॉड्यूल में फॉरेस्ट्री के शेल्टर बेल्ट को मैंने जो है डिटेल में डिस्क्राइब करा है, और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट जो है शेल्टर बेल्ट के रिगार्डिंग पूरा कर सकते हैं, उसे उस कॉन्सेप्ट को अपना वहां से क्लियर कर सकते हैं। देखिए जो बेसिकली शेल्टर बेल्ट के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि फील्ड के जो है ये बाउंड्रीज में जो है लगाई जाती हैं ताकि जो विंड वेलोसिटी है, जो विंड का करंट है, उसे जो है ये कम कर सके, तो वो होता है शेल्टर बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विंड ब्रेक्स की। देखिए विंड ब्रेक्स जो है ये एवेन्यूज में जो है लगाई जाती है ताकि जो विंड का जो करंट है, विंड करंट जो है उसको जो है ये स्लो कर सके। ठीक है, बेसिकली गार्डन्स में जो है ये लगाई जाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन एज अ प्रोटेक्शन लेयर जो है ये लगाई जाती है और 2-3 रोज में जो है ये प्लांट की जाती है, 2-3 रोज में। ठीक है, शेल्टर बेल्ट जो है एक पैटर्न में फॉर्म की जाती है, एक पैटर्न में जो है ये लगाई जाती है शेल्टर बेल्ट एग्रीकल्चर क्रॉप में। और विंड ब्रेक्स जो होती हैं इनका बेसिकली ये गार्डन्स में जो है यूज की जाते हैं, गार्डन में जो स्मॉल एरियाज जो होती हैं वहाँ पे जो है ये यूज किए जाते हैं, बेसिकली गार्डन्स में जैसे यूज किए जाते हैं एज अ प्रोटेक्शन लेयर, एज अ प्रोटेक्टिव प्लांटिंग इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो जो प्लांट शेल्टर बेल्ट में यूज किए जाते हैं वो बेसिकली अदर चीज़ों के लिए भी जो है यूज किए जाते हैं, लाइक फॉडर के लिए, ठीक है, फ्यूल के लिए उनको यूज किया जा सकता है। विंड ब्रेक्स की बात करें, नेक्स्ट विंड ब्रेक्स मैंने आपको समझाया, तो विंड ब्रेक्स 2-3 रोज में लगाए जाते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस में इन्हें लगाया जाता है। तो ये थे विंड ब्रेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन की। देखिए लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन जो है, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन में जो है एक स्ट्रिप में जो है प्लांटिंग की जाती है। फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज जो होती हैं, फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज जो होती हैं उनको प्लांट किया जाता है एक स्ट्रिप में, लैंड के वन साइड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई किसी का फार्म लैंड है, किसी का फार्म है या लैंड है, वो रोड के नज़दीक है। ठीक है, रोड के नज़दीक है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है साइड बाय साइड जो है रोड फील्ड के साइड बाय जो है एक फास्ट ग्रोइंग ट्री को जो है ग्रो किया जाता है ताकि जो एनिमल्स हैं या कोई भी जो एनिमल है वो ट्रेसपास ना कर सके, हार्म ना कर सके फील्ड में ग्रो होने वाली क्रॉप को। तो फास्ट ग्रोइंग जो स्पीसीज होती हैं, ट्री स्पीसीज, उन्हें जो है यहाँ पे लगाया जाता है। ऑल्सो रोड एवेन्यू प्लांटिंग में भी जो है जो फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज होती हैं उन्हें जो है लगाया जाता है। तो ये होता है लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। ठीक है, किसी भी एक नैरो स्ट्रिप में, जैसे रोड एवेन्यू प्लांटिंग में भी बोल सकते हैं, वहाँ पे भी जो है लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन किया जाता है। जो साइड की जो ब्लैंक स्पेस होता है, एक स्ट्रिप जो छोड़ी होती है उसमें जो है प्लांटेशन किया जाता है, उसमें जो है ट्री स्पीसीज को ग्रो किया जाता है ताकि एक ब्यूटिफिकेशन, एक ब्यूटी जो एक व्यू है वो डेवलप हो सके, और ऑल्सो जो पॉल्यूशन है वो जो है जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर सकें और माइक्रो क्लाइमेट को डेवलप कर सकें। तो इस तरह से जो है ये इसमें एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर जो है ये आता है जिसमें ट्री प्लांटेशन को किया जाता है अदर देन दी कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया के। ठीक है, डिफरेंट एरिया में जो है वेजिटेशन और ट्री ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कम्युनिटी वुडलॉट्स की। नाउ व्हाट इज कम्युनिटी वुडलॉट्स? देखिए कम्युनिटी जो होता है एक विलेज लैंड में जब जो है प्लांटेशन को किया जाता है, ठीक है, फ्यूल स्पीसीज, वुड स्पीसीज, इन सारी स्पीसीज को जो कि जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनकी नीड को जो है कंप्लीट पूरा करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो प्लांटेशन किया जाता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो प्लांटेशन किया जाता है उसे कहते हैं कम्युनिटी वुड लॉट्स।
ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस होता है नीड्स को कंप्लीट करना, ठीक है, नीड को कंप्लीट पूरा करना, जो रहने उस कम्युनिटी में, उस विलेज में रहने वाले लोगों की जो बेसिक नीड है, मतलब फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, या फ्रूट्स के लिए, या कोई भी टिम्बर के लिए, तो उनकी नीड को पूरा करना इस बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिटी वुडलैंड का। और इसीलिए जो है ये प्रैक्टिस को किया जाता है विलेज लैंड में, जो विलेज की लैंड है या पंचायत लैंड में, तो उन सारी लैंड में जो है कम्युनिटी वुडलैंड्स प्रैक्टिस को, वुडलॉट्स प्रैक्टिस को किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। देखिए रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि रिफॉरेस्टेशन किया जाता है, ठीक है, शॉर्ट रोटेशन किया जाता है फ्यूल एंड टिम्बर स्पीसीज का टू मीट द रिक्वायरमेंट। कोई भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वहां पे रिफॉरेस्टेशन किया जाता है, दोबारा से जो है वहां पे प्लांटेशन किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, सॉइल कंडीशन, जो ऐसी ट्री स्पीसीज जो कि सॉइल की जो एबिलिटी है, जो रीजनरेट करने की एबिलिटी है, उसे जो है वो इंक्रीज कर सके, सॉइल को जो है रिक्लेम कर सके, तो ऐसी स्पीसीज को रिहेबिलिटेशन में यूज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। बेसिकली दोबारा से वहां पे फॉरेस्टेशन किया जाता है, रिफॉरेस्टेशन किया जाता है, नाम से ही देखिए पता चल रहा है, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये था रिहेबिलिटेशन या रिफॉरेस्टेशन भी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए रिक्रिएशन का मतलब होता है एस्थेटिक वैल्यू को डेवलप करने वाला जो प्लांटेशन किया जाता है। जैसे देखिए सैंडलवुड को रिचुअल्स में यूज किया जाता है, मैंगो ट्री की वुड को जो है हम रिचुअल्स में जो है यूज करते हैं, तो वो सारी जो होती हैं एस्थेटिक वैल्यू होती हैं, तो उन पर्पस के लिए जब प्लांटेशन किया जाता है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए, तो उसे कहा जाता है रिक्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो ये एस्थेटिक वैल्यू होती है फॉरेस्ट की, उसे जो है पूरा करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए जो फॉरेस्टेशन होता है वो होता है रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री, उसे कहा जाता है रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। बहुत सारी जो ट्री स्पीसीज हैं जिन्हें एस्थेटिक वैल्यू के लिए जो है यूज किया जाता है। ओके, तो ये था जो टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं agri-silvo-pastoral system. Now what is agro-silvo-pastoral system? देखिए यहाँ पे जो है तीन वर्ड जो है इन्वॉल्व है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए एग्री इन्वॉल्व है, सिल्वी इन्वॉल्व है और पास्चरल इन्वॉल्व है। अब देखिए एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर क्रॉप से मतलब है, सिल्वीकल्चर का ट्री स्पीसीज से, और पास्चरल का मतलब होता है लाइव स्टॉक से। तो देखिए इसके मैंने आपको बताया कि जो टर्मिनोलॉजी होती है इनके वर्ड्स में ही इनका मीनिंग होता है। जब हम एग्रीकल्चर क्रॉप को प्लस ट्री स्पीसीज को और लाइफ स्टॉक को एक सेम लैंड यूनिट में जो है मैनेज करते हैं, तो उस प्रैक्टिस को कहा जाता है एग्री सिल्वो पास्चरल सिस्टम। इससे ही हमको समझ आ रहा है कि तीन अलग अलग तरह के सिस्टम को कंबाइन करके सेम लैंड यूनिट में जो है मैनेज किया जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है, तो उसे कहा जाता है एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम। देखिए ये इमेज है, इसमें देखिए ट्री भी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप भी यहाँ पे ग्रो हो रही है, और देखिए लाइफ स्टॉक को भी यहाँ पे रेयर किया जा रहा है। तो ये हुआ एग्री सिल्वो पास्चरल सिस्टम, वर्ड से ही आप जान सकते हैं। अब देखिए बेसिकली देखिए दो टाइप का इसे कैटेगराइज किया गया है, पहला है होम गार्डन्स और दूसरा है वुडी हेजरोज। अब देखिए जो होम गार्डन्स होता है ये जो है हाई रेनफॉल एरिया में जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है। जो ट्रॉपिकल साउथ जो एरियाज होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, वहाँ पे इसे प्रैक्टिस किया जाता है। क्योंकि देखिए तीन चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो रही हैं, तो उसके लिए जो है आर्टिफिशियल अगर हम वाटर को अप्लाई करें तो वो जो है सफिशिएंट नहीं होगा। तो इसके लिए जो है रेनफॉल जो है हाई होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर जो वाटर है वो जो है सॉइल में अवेलेबल होना चाहिए। सॉइल भी जो है फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, फॉर सॉइल की जो कंडीशन है वो बहुत ही रिच होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट में जो है सॉइल रिच होनी चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया में बात करें तो ये केरला, तमिलनाडु और ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे जो है ये एग्री सिल्वो पास्चरल सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो क्रॉप इसमें ग्रो की जाती हैं, जैसे कोकोनट के में जो मेन क्रॉप होती है, कोकोनट के साथ भी जो है ये सिस्टम जो है ये यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज को
ऑप्ट किया जाता है ताकि जो मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज हैं वो जो है फॉडर रिक्वायरमेंट और फ्यूल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकें, क्योंकि लाइफ स्टॉक भी इसमें जो है मैनेज किया जा रहा है। तो एनिमल्स के लिए, जो एनिमल्स जो वहाँ पे ग्रो जो मैनेज किए जा रहे हैं उनके लिए जो है फॉडर की रिक्वायरमेंट उन ट्री स्पीसीज से पूरी की जा सके। तो इस तरह से जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज जो है ग्रो की जाती हैं, या जो एग्रीकल्चर क्रॉप है वो भी मल्टीपर्पज हो ताकि जो फॉडर रिक्वायरमेंट है वो उससे भी जो है पूरी की जा सके। तो इस तरह से जो है इसमें क्रॉप का जो है वो यूज किया जाता है, क्रॉप का और ट्री स्पीसीज का। तो उसे कहा जाता है एग्री सिल्वी पास्चुरल सिस्टम। उसमें जो है होम गार्डन की बात कर रहे हैं, होम गार्डन में, ठीक है। तो होम गार्डन में बेसिकली जो है मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज को या श्रब्स जो भी है उन्हें ग्रो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जो होम गार्डन में जो ये प्रैक्टिस की जाती है, इस प्रैक्टिस को जो है मल्टी टायर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। मल्टी टायर सिस्टम या मल्टी टायर क्रॉपिंग भी इसे कहते हैं। देखिए कैसे इसे कहते हैं, देखिए ट्री स्पीसीज जो है ग्रो की जा रही है, ट्री स्पीसीज के साथ जो है एक और एग्रीकल्चर क्रॉप जो है वो ग्रो की जा रही है, या ट्री स्पीसीज के साथ जो है एक और जो श्रब क्रॉप है वो उसमें ग्रो की जा रही है, ठीक है, विच इज एग्रीकल्चर क्रॉप, और एक और जो है एग्रीकल्चर क्रॉप इसमें ग्रो की जा रही है। तो देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट की क्रॉप है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है मल्टी टायर सिस्टम, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कोई ट्री स्पीसीज है, उसके साथ कोई लेग्यूमिनस स्पीसीज या कोई एग्रीकल्चर क्रॉप जो है ग्रो की जा रही है, और कोई और एग्रीकल्चर क्रॉप है जिसका हाइट थोड़ा और जो है कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया कि कोई ट्री स्पीसीज है, उसके साथ शुगर केन जो है ग्रो किया जा रहा है और पोटैटो उसमें ग्रो किया जा रहा है। तो देखिए तीन जो अलग अलग क्रॉप जो ग्रो की जा रही है वो डिफरेंट हाइट की है। तो जब डिफरेंट हाइट की है तो वो एक मल्टी टायर सिस्टम जो है फॉर्म कर रही है, तो उसे जो है मल्टी टायर सिस्टम या मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि होम गार्डन के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये है होम गार्डन। नेक्स्ट बात करते हैं वुडी हेज ग्रोज की। देखिए वुडी हेज ग्रोज में जो है डिफरेंट जो ट्रीज हैं उन्हें हेज रो में जो है ग्रो किया जाता है। जैसे जो स्पीसीज हैं वुडी हेज रो में वो जो है सिलेक्टिव जो है यूज की जाती है, जैसे मैंगो को जो है यूज किया जाता है, सिट्रस स्पीसीज को, गवावा को, कोकोनट को और नीम को। तो ये सारी जो स्पीसीज हैं इनको जो है ग्रो किया जाता है, वुडी होनी चाहिए। जैसे मैंगो भी जो है एक फ्रूट ट्री क्रॉप है, और गुआवा भी, कोकोनट भी जो है प्लांटेशन क्रॉप है। तो इस तरह से जो है इनको ग्रो किया जाता है, एक रो में, एक हेजेस में इन्हें ग्रो किया जाता है। और अगर हर्बेशियस क्रॉप जो यूज सेलेक्ट की जाती हैं, जैसे भिंडी हो गया वेजिटेबल में, और अनियन हो गया, कैबेज हो गया, और पंपकिन हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया। तो ये सारे जो हैं हर्बेशियस क्रॉप हैं जो इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं और ग्रो किए जाते हैं हेजेस रो में। रो के जो एरिया है, जैसे वुडी क्रॉप जो है एक हेजेस फॉर्म कर रही हैं, तो उनके साथ जो है ये हर्बेशियस क्रॉप भी ग्रो की जा सकती हैं। तो इसे कहा जाता है वुडी हेज रोज, ठीक है। बेसिकली हेजेस फॉर्म करके इन्हें ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर सिस्टम की। देखिए अदर सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं एपिकल्चर। एपिकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ हनी बी और प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो एपिकल्चर में जो है हनी का प्रोडक्शन किया जाता है। देखिए जो ट्री एरिया होता है या फॉरेस्ट एरिया जो होता है वहां पे हनी कॉम्स को जो है प्रिपेयर करके वहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड की जाती है हनीज को, ताकि जो है वो हनी का प्रोडक्शन कर सके और उसे जो एपिकल्चर सिस्टम जो है वहाँ पे डेवलप किया जा सके, ठीक है, जहाँ पे ट्री ग्रो किए जाते हैं। तो ये है एपिकल्चर। नाउ एक्वा फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखिए एक्वा फॉरेस्ट्री मतलब फिश रेयर की जाती है ऑन द सेम लैंड जहाँ पे जो है फॉरेस्ट्री ट्री स्पीसीज है। देखिए पॉन्ड है, पॉन्ड में जो है फिश रेयर की जा रही है, और पॉन्ड के चारों तरफ जो है ट्री जो है रेयर किए जाते हैं, ट्री रेज किए जाते हैं। तो उस सिस्टम को कहा जाता है एक्वा फॉरेस्ट्री। देखिए नाम से ही, तो इसमें जो है फिश कल्टीवेशन, जो फिश रेयरिंग होती है, और ट्री जो होते हैं दोनों साथ में मैनेज किए जाते हैं, दोनों साथ में प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्वा फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड वुड लॉट्स का। देखिए मिक्स्ड वुड लॉट्स में भी जो है मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज को जो है ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो ट्री स्पीसीज जो कि सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करती हों, सॉइल की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने में जो है हेल्प करती हों, तो उन सारी स्पीसीज को जो है
पर्पज स्पीसीज कहा जाता है, और मिक्स्ड वुड लॉट्स में जो है वो ग्रो की जाती हैं, उन्हें मैनेज किया जाता है मिक्स वुड लॉट्स के अंदर। देखिए मिक्स वर्ड से ही मतलब है कि जो ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि यूजफुल हो, एक मल्टीपर्पज हो, जिससे एक ट्री स्पीसीज से जो है दो पर्पज, लाइक वो फ्यूल के लिए भी यूज की जा रही है और फॉडर के लिए भी यूज की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मिक्स्ड फूड लॉट्स को प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये थे 3 अदर सिस्टम एग्रोफॉरेस्ट्री के जो हमने डिस्कस करे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री में जो डायग्नोसिस और डिजाइन किया जाता है वो किस तरह से होता है। इसे D&D प्रोसेस भी कहा जाता है, D&D प्रोसेस। और ये है डायग्नोसिस, एक डी का मतलब होता है डायग्नोसिस और दूसरे का मतलब होता है डिजाइन। ठीक है, तो किस तरह से जो है ये मेथड जो है फॉलो किया जाता है। उससे पहले समझते हैं कि डायग्नोसिस और डिजाइन होता क्या है। देखिए ये मेथडोलॉजी इसे कहा जाता है कि लैंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम को एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर किस तरह से एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर पैटर्न में जो है सॉल्व किया जाता है। देखिए डायग्नोसिस किया जाता है और डिजाइन किया जाता है, तो ये दोनों को कंबाइन करके किस तरह से एग्रोफॉरेस्ट्री के सॉल्यूशंस को, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम को जो है सक्सेसफुल बनाया जाता है, जो है फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं डायग्नोसिस और डिजाइन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जो ICRF है कि इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री जो है, उसने एग्रोफॉरेस्ट्री के रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो है इफेक्टिव जो है रिसर्च की जा सके और जो एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है उसे बेटर वे में जो है डेवलप किया जा सके। प्रोजेक्ट को, जो एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो है इजीली जो है वर्क किया जा सके। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इसके की फीचर्स की। देखिए जो डायग्नोसिस एंड डिजाइन D&D जो मेथडोलॉजी है, इसके सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कि हाउ इजी द वर्क इज डन, उसे कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। कितना फ्लेक्सिबल जो है सिस्टम है, कितना स्मूथ जो है सिस्टम है कि अगर एक चीज काम नहीं करी, एक सिस्टम काम नहीं करा, तो उसके अल्टरनेटिव जो है उनके पास होने चाहिए ताकि जो है उन्हें इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, स्पीड मतलब कि हाउ फास्ट द सिस्टम इज इम्प्रूविंग, हाउ फास्ट द सिस्टम इज गिविंग द इनपुट, तो स्पीड जो है उसका एक की फीचर है। और रिपीटेशन मतलब कितनी जो है रिपीटेशन इसमें की जा सकती है। कई बार होता है कि रिपीटेशन करने से जो है लैंड की या कोई भी जो रिपीटेशन होता है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, इतने आउटपुट जो है वो नहीं देता है। पर इसका की फीचर है एग्रोफॉरेस्ट्री का कि रिपीटेशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड रिपीटेशन, दीज 3 आर द की फीचर्स ऑफ द एग्रोफॉरेस्ट्री। चलिए, तो ये है D&D डायग्नोसिस एंड डिजाइन, जो कि एग्रोफॉरेस्ट्री का एक मेथडोलॉजी है। ठीक है, सिस्टम को इम्प्रूव करने का। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं D&D के अदर फीचर्स को। देखिए यहाँ पे जो है हम प्रोसीड्योर को देखेंगे, D&D का जो प्रोसीड्योर होता है किस तरह से जो है किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री डायग्नोस्टिक स्टेज। देखिए प्री डायग्नोस्टिक स्टेज में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा, या फिर सिस्टम में कौन कौन से जो है एक्शंस लेने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें पहले प्लान की जाती हैं कि सिस्टम को वर्क कैसे करना है, या सिस्टम किस तरह का आउटपुट जो है वो देगा। तो ये सारी चीजें प्री डायग्नोस्टिक स्टेज में जो है इम्प्लीमेंट की जाती हैं और चेक की जाती हैं प्री डायग्नोस्टिक स्टेज में। नेक्स्ट जो होती है डायग्नोस्टिक स्टेज। देखिए डायग्नोस्टिक स्टेज में जो है प्रॉब्लम्स को जो है देखा जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और जो सिस्टम है उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या कौन कौन सी जो है प्लस पॉइंट हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें जो है डायग्नोस्टिक स्टेज में देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिजाइन एंड एवोल्यूशन की। देखिए डायग्नोस्टिक स्टेज में जब प्रॉब्लम को जो है फाइंड किया जाता है, लिमिटेशंस को फाइंड किया जाता है, उसके बाद उनके डिजाइन की जो है सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरह से जो है और चीजें उसमें जो है उसको इंप्रूव करने के लिए ऐड की जा सकती हैं, किस तरह से जो डिजाइन है वो फ्रेमवर्क किस तरह से तैयार किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है डिजाइन और एवोल्यूशन स्टेज के अंदर डिस्कस की जाती हैं। उसके अंदर जो है ये रखी गई है डिजाइन एंड एवोल्यूशन। अब देखिए जब डिजाइन और एवोल्यूशन हो गया, देखिए प्री डायग्नोसिस स्टेज जिसमें सिस्टम का वर्क देखा गया, किस तरह से वर्क करेगा सिस्टम। डायग्नोस्टिक स्टेज जिसमें जो है उसे इंप्रूव करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है चीजें देखी गई। उसके बाद डिजाइन किया गया, प्रॉब्लम को फाइंड करने के बाद, लिमिटेशंस को देखने के बाद
एक डिज़ाइन बनाया गया कि किस तरह से जो है उन प्रॉब्लम को और इम्प्रूव किया जाए, उनके लिए एक डिज़ाइन तैयार होता है। उसके बाद प्लानिंग की जाती है कि प्लानिंग के अंदर कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसे इम्प्रूव किया जाए ताकि जो सिस्टम है वो ईजी अच्छे से जो है वर्क कर सके, एक अच्छा आउटपुट जो है वो दे सके। तो वो प्लानिंग के अंदर जो है वो रखा गया है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आती है कि प्लानिंग के बाद जो है इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए सिस्टम को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो जो है सुटेबल हो हर चीज के लिए और कोई भी जो है उसमें प्रॉब्लम ना जो है क्रिएट हो। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है ये सारे स्टेप जो है फॉलो किए जाते हैं एक किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये है DND, डायग्नोस एंड डिजाइन जो मेथोडोलॉजी है उसका जो है ये प्रोसेस है। तो जो हमने जाना, देखिए तो ये कितने स्टेप्स में इन्वॉल्व हैं, देखिए 5 स्टेप्स में इन्वॉल्व हैं DND में। तो ये था आपका डायग्नोसिस एंड डिजाइन मेथोडोलॉजी एग्रोफॉरेस्ट्री की। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ ट्री इन सॉइल फर्टिलिटी। देखिए जो ट्री होता है उनकी जो सॉइल फर्टिलिटी में जो उनका रोल होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्री जो है सॉइल फर्टिलिटी में। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक मैटर जो है ये जो है इनसे ऑब्टेन किया जाता है। लिटर जो कि यूजफुल होता है मल्चिंग के लिए, मैन्योरिंग के लिए और सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि लिटर को यूज किया जाता है एज अ मल्चिंग एजेंट फील्ड में। और जर्मिनेशन के टाइम पे सीड के जो है लिटर को यूज किया जाता है ताकि जो टेम्परेचर है वो जो है सुटेबल टेम्परेचर जो है सीड के लिए ऑब्टेन किया जा सके बाय मल्चिंग। और मैन्योरिंग के लिए भी इसे यूज किया जाता है, तो ये सारे जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है ट्री से जो है फुलफिल किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की जो नीड होती है वो ट्री स्पीसीज से फुलफिल की जाती है। तो ये है इसका, ये जो है सॉइल में ऐड होके इसके सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अमाउंट को भी जो है ये इंक्रीज करते हैं। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए ट्री जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी जो है हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें फैबिएसी स्पीसीज की ट्री प्लांट की, तो वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है हेल्पफुल होते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं ट्री स्पीसीज। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की। देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल, सॉइल जो होती है, जो ट्री स्पीसीज होते हैं बहुत ही डीप रूटेड होते हैं और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट का साइकिल होता है उसे जो है ये इम्प्रूव करते हैं, उसे एम्फेसाइज करते हैं। तो उसके लिए जो है न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए भी जो है ये इम्प्रूव करने में न्यूट्रिएंट साइकिल को हेल्पफुल होते हैं। तो ट्री स्पीसीज एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सॉइल के ओवरऑल डेवलपमेंट में, क्योंकि सॉइल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्री स्पीसीज को ग्रो करने के लिए या कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो सॉइल जो है इट शुड बी हेल्दी, और सॉइल को हेल्दी रखने में, उसमें मॉइस्चर को मेंटेन करने में, वाटर टेबल को मेंटेन करने में जो है ट्री का एक ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये है रोल ऑफ ट्री इन सॉइल फर्टिलिटी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट की। देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट जो कि एक कम्युनिटी लैंड जो है विलेज लैंड से बोल सकते हैं, या जो है जो पब्लिक लैंड होती है उसे कहा जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट। ठीक है, कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया से अलग जो एरिया होता है उसे कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट। देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट के अंदर चीजें हैं, किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट के, और किस तरह से जो है ये एग्जिस्टेंस में आया कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट की। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री जो कि विलेज लैंड में, पंचायत लैंड में या फार्मर के ओन फील्ड में जो प्रैक्टिस की जाती है उसे कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। अब देखिए किस तरह से जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो एग्जिस्टेंस में आई। देखिए चाइना में ड्यूरिंग 1950 जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने जो है सोशल फॉरेस्ट्री को, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो चलाया, तो वहाँ से जो है सोशल फॉरेस्ट्री जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले जो है कम्युनिटी रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो है चला के सोशल फॉरेस्ट्री का जो है इंट्रोडक्शन किया, तो वो है चाइना। नेक्स्ट बात करते हैं अगर
सोशल फॉरेस्ट्री के कॉइन थे, तो वेस्ट बॉय ने सोशल फॉरेस्ट्री को 19th कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो हुई थी 1968 में, तो वहाँ से जो है वर्ल्ड सोशल फॉरेस्ट्री जो है कॉइन हुआ, वहाँ से सोशल फॉरेस्ट्री का जो वर्ड है वो वहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया 1968 में। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया वो जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के बारे में है कि 1950s में जो है वो चाइना के द्वारा जो है वो किया गया। और जो कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट कांग्रेस हुई 1968 में, यहाँ से जो है सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड जो है कॉइन किया गया। तो ये दो जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सोशल फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग। अब देखिए सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री जो होता है जहाँ पे पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर ग्रोइंग ट्रीज स्पीसीज, ठीक है। और ये जो है कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया के अलावा जो एरिया में ग्रो की जाती है, मतलब फॉरेस्ट एरिया से अलग हट के जिस एरिया में जो ये प्रैक्टिस है वो की जाती है, तो उसे कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। देखिए जैसे फार्म फॉरेस्ट्री भी जो है सोशल फॉरेस्ट्री का कंपोनेंट है, एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट्री, रिफॉरेस्टेशन इन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये सोशल फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट हैं। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है और रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे जो हैं सोशल फॉरेस्ट्री के जो हैं ये कंपोनेंट हैं। टर्मिनोलॉजी वाले सेक्शन में हमने ये जो है डिस्कस करे हैं, तो इनको जो है सोशल फॉरेस्ट्री का जो है कंपोनेंट में भी रखा गया है। तो ये सारे जो हैं डिटेल में आप वहां से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था सोशल फॉरेस्ट्री। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री का बेसिक सा एक मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल फॉरेस्ट के अलावा जिस एरिया में जो है फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज को ग्रो किया जाता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, तो उसको कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो चलिए ये था, ये इंपॉर्टेंट है सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्मिनोलॉजी या जो भी टर्मिनोलॉजी एग्रो फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ही इजी वे में ये पूछी होती है, बट फिर भी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज कर जाते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग। तो इनकी टर्मिनोलॉजी को जो है वो ध्यान से पढ़िए, आपको वर्ड में ही इनका आंसर मिलेगा, इनका जो वर्ड है वही इनका आंसर है। आपको ज़्यादा डीप इनके एग्जाम्पल में या इनके जो डेफिनेशन है उसमें डीप में जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप वर्ड से ही उसकी डेफिनेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे या वर्ड को ही समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वर्ड से ही जो है आंसर मिल जाएगा और एग्जाम में वो चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उनके वर्ड्स को क्लियर करिए। सबसे पहले ये कोशिश करिए कि वर्ड से ही आप जो है इसका मतलब जान पाए, डेफिनेशन को बाद में जाके आप इससे पढ़िए। तो वर्ड पे ध्यान दीजिए। टर्मिनोलॉजी में जो है वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जो टर्म होता है वो अपने आप को डिफाइन करता है अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो देखिए ये था एग्रो फॉरेस्ट्री का जो टर्मिनोलॉजी है और एग्रो फॉरेस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस सेक्शन में, इस मॉड्यूल में हमने कंप्लीट करे। तो चलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए, अच्छे से इसे लर्न करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे।